बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बन गई है, ठीक है, और हम उनके साथ काम करने के लिए, दोनों देशों के लोगों के साथ के हित में, उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोग की शांति, सुरक्षा और विकास यात्रा में जोड़ आए। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यकों का क्या स्थिति है, वहाँ उसका सवाल है। हमारे हाई कमिश्नर वहाँ के जो एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। हिंदूज़ हैं और जो हमारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। नए भारत में सियासत अपनी बेगैरती के उरूज पर पहुंच गई है। जो चंपई सोरेन कल तक सेक्युलर मसीहा था, वो अब भाजपाई होगा, और जो कल तक हिंदुत्व की पार्टी का मुखिया था, वो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़ा दिख रहा है। मुल्क की इस बेगैरत सियासत में मुसलमान को छोड़कर सब बिकाऊ हैं। सोचिए, बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज हिंदुओं के लिए आरएसएस और उसके सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन वही तमाम जायज मांग कर रहे हैं जिन्हें नाजायज बताकर भारत के मुसलमानों से छीन लेना चाहते हैं। मगर इनको भी और उधर वालों को भी समझना चाहिए कि ये जायज हक भीख नहीं है, बल्कि सत्ता, रिसोर्सेज और सत्ता के तमाम सेंटर्स पर काबिज रहने वाले मेजॉरिटीज की जिम्मेदारी है। इस मामले में इन ब्लैक और ब्राउन स्किन वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जाहिलों को गोरों से सबक सीखना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन तमाम दुनिया में कितना ही कोहराम मचाते फिरें, उनके मुल्क में सबसे कमजोर भी सब कुछ हासिल करने का ख्वाब देख सकता है, और वो तमाम ख्वाब पूरे भी होते हैं। दोस्तों, इसी हफ्ते 15 अगस्त को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार 15 अगस्त 1944 के प्रोवेंस लैंडिंग्स को सेलिब्रेट किया, जिसमें लाखों अफ्रीकी लोग सेनेगल, ट्यूनीशियन, मोरक्कन, कैमरून वगैरह के सोल्जर्स उतरे थे और जर्मनी से फ्रांस को आजाद कराया था। अब तक 80 साल से हर साल डी डे लैंडिंग्स 4 जून 1944 को फ्रांस में मनाया जाता था, मगर इस बार मैक्रोन को अफ्रीका से निकाले जाने के बाद अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क और मुसलमान दोबारा याद आने लगे हैं, क्योंकि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेजी से पिछले 10 साल में बदल गई है। भारत में भी जल्द पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधरेंगे और अपॉर्चुनिस्टिकली मुस्लिम लोगों को हिंदुस्तान की आजादी और तरक्की के लिए याद करना शुरू किया जाएगा। खैर, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधरने से याद आया तेजी से तरक्की करता अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के 2 सुपर पावर सोवियत यूनियन और अमेरिका के 40 सालों से ज्यादा मार काट के बाद पिछले 3 साल से 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा है। दुनिया के तमाम प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर लिखते हैं कि अफगानिस्तान आज 3 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा महफूज है। बेहतर सेफ और मरम्मत करी गई सड़कों की बदौलत दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल नए सिरे से एक्सेसिबल हो गए हैं। कई औरतें और लड़कियां चुपचाप ट्रेनिंग कोर्सेज या मदरसों में जाकर तालीम हासिल कर रही हैं। भूखे रहने वाले अफगानों की तादाद अपने उरूज 2.3 करोड़ से तकरीबन आधी रह गई है। इकोनॉमी हालांकि सिकुड़ी हुई है, मगर स्टेबल हो गई है। करप्शन में जबरदस्त कमी की रिपोर्ट है। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को अमेरिका को डिग्रेड यानी अपमानजनक तरीके से बाहर निकालने के बाद से अफगानिस्तान की 4.4 करोड़ अवाम पर कोरोना के पहले का इकोनॉमिक क्राइसिस कम हुआ और पाकिस्तान से भी 33 लाख अफगानी रेफ्यूजीज वापस अपने देश जा रहे हैं। अभी भी वहां कुछ देशों का आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान और ईरान में बॉम्ब विस्फोट कराते रहते हैं। अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क चीन वहां मिनरल वेल्थ को निकालकर दोबारा बेहतर फाइनेंशियल हालात पैदा कर रहा है। तुर्की और कतर वहां के लोगों की फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को सेव कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में फिर वहां सिविल वॉर ना हो और सेंट्रल एशिया में आतंक खत्म हो जाए। ट्रंप ने तालिबान से समझौता कर 30 अगस्त 2021 को अपनी हारी हुई फौज को निकालने का फैसला किया था, मगर पाकिस्तान के आईएसआई ने 15 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल कराकर एक इतिहास रच दिया जो सैकड़ों साल तक याद किया जाएगा। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने के चक्कर में $83 बिलियन के नए हथियार, हेलीकॉप्टर्स, हजारों आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स
और बॉम्ब मिसाइल अफगानिस्तान से नहीं ले जा सके, जो अफगानिस्तान की नई सरकार की हो गई। ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि स्लीपी जो ने तालिबान को अमेरिका का एडवांस हथियार देकर तालिबानी हुकूमत को दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बना दिया है। अब ये वीडियो देखें जो इसी हफ्ते काबुल में 15 अगस्त के आजादी के जश्न का नजारा दिखाता है। با کمال احترام به مقامات عالی رتبه امارت اسلامی و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور میکنند. दुआ कीजिए कि 4.4 करोड़ अफगानी अमन चैन से रहें और नए रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग से सेंट्रल एशिया, तुर्की और यूरोप को अपने मिनरल्स, लिथियम, कोयला, कॉपर, सोना और सूखा मेवा वगैरह वगैरह का एक्सपोर्ट करके डेवलप मुल्क बने। खैर, अफगानिस्तान से याद आया बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इन तीनों मुल्कों से याद आया अखंड भारत। दरअसल अखंड भारत बस एक ग्रुप के लोगों को बलगलाने का नारा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात थे या भारत के रेफरेंस में अभी भी हैं, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश में फौज भेजकर बांग्लादेश पर कंट्रोल कर लेना चाहिए था और शुभेंदु अधिकारी या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भक्तों के आका को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देना चाहिए था, जो कि साहिब नहीं कर सके। अब अखंड भारत कैसे वजूद में आएगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने वाले साहिब सोचते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगेंगे कि मुझे भारत में शामिल कर लो? अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पाकिस्तान का भारत में या तो विलय होगा या फिर पाकिस्तान हमेशा के लिए इतिहास से खत्म हो जाएगा। वैसे अगर पाकिस्तान का भारत में विलय हुआ तो पाकिस्तान की कुल 25 करोड़ की आबादी भी भारत की 140 करोड़ की आबादी में जुड़ जाएगी। अभी भारत में कुल 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। भारत की कुल आबादी का 14.6%। पाकिस्तान में 24 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान वाले जुड़ गए तो भारत की आबादी हो जाएगी 165 करोड़ और मुस्लिम आबादी 44 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, यानी कुल आबादी का 26.6%। ये तो देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेहरू जी ठीक ही कहते थे कि बहुमत का कम्युनलिज्म नेशनलिज्म का चोला पहनकर आते हैं। इस नेशनलिज्म वाले कम्युनलिज्म को जबरदस्त धक्का लगेगा। पाकिस्तान ही क्यों, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी भारत में विलय हो जाना चाहिए। जमात इस्लामी से लेकर आरएसएस तक सारे कम्युनल ताकतें तकरीबन साफ ही हो जाएंगी। दोस्तों, एक बार डॉक्टर राही मासूम रजा और आडवाणी जी दूरदर्शन पर टॉक शो कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे। आडवाणी दूरदर्शन पर बैठकर मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे। डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा कि आडवाणी जी, 1947 से अब तक इस देश में कुल कितने कम्युनल दंगे हुए होंगे? आडवाणी ने कहा कि तकरीबन 25,000। डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा कि आप एक ही दंगे में अपना वतन पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान भाग आए, और जो हजारों दंगों के बावजूद अपना वतन, अपनी बोली नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्हें आप समझाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है? आडवाणी जी चुप हो गए। अब इस तस्वीर को देखें। दोस्तों, इसी हफ्ते ली गई ये तस्वीर देखें। हजारों लोगों की भीड़ बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की है, जो बांग्लादेश के एक दंगे के बाद भारत में घुसने के लिए बांग्लादेश भारत सरहद पर खड़े हैं, मगर बीएसएफ ने इन्हें रोक रखा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, किशनगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गुजरात, मुरादाबाद ईदगाह, बनारस जैसे मुस्लिम जेनोसाइड समेत 25,000 दंगे के बावजूद कभी आपने पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉर्डर पर मुसलमानों की ऐसी भीड़ देखी है कि जो कह रहे हो कि मुस्लिम मुल्कों, मुझे भारत में मारा जा रहा है, मुझे अपने यहां ले लो?
इस तरह का एक मुसलमान भी आपको नहीं मिलेगा, भीड़ तो दूर की बात है। इसे कहते हैं मुल्क से मोहब्बत। वैसे बांग्लादेश के बहाने सोचा बता दूं कि बांग्लादेश में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट में विदेशी मीडिया के मुताबिक 1000 लोग मारे गए हैं। इसमें से तकरीबन सभी अवामी लीग के पोस्ट होल्डर्स हैं या फिर उसके मेंबर्स हैं। इसी के चपेट में वहां के अवामी लीग सपोर्टर्स कुछ माइनॉरिटी यानी हिंदू भी आए हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक वहां तकरीबन 10 माइनॉरिटी इस वायलेंस की चपेट में आकर अपनी जान से गए। यह भी सच है कि इसके बावजूद वहां कोई गुजरात 2002 नहीं हुआ, जहां तब के मुख्यमंत्री ने दंगों को एक्शन का रिएक्शन यानी क्रिया की प्रतिक्रिया कहा था और दंगाइयों को 3 दिन दिया, पुलिस हटा ली। बांग्लादेश का मुखिया खुलेआम वहां के हिंदुओं से माफी मांग रहा है और ढाकेश्वरी मंदिर जाकर वहां लोगों से मिल रहा है, मगर देश में इसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है जिससे यहां नफरत फैले और हिंदू मुसलमान में खाई और ज्यादा बढ़े। बांग्लादेश के बहाने देश में कम्युनल हार्मोनी पर हमला किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में जो हमले हुए हैं वो कंडेमेनेबल हैं। इसके बावजूद कि वहां कोई बिल्किस बानो की तरह किसी मुसलमान औरत का 11 लोगों की तरफ से गैंग रेप नहीं हुआ, ना उसकी मां के साथ उसके सामने बलात्कार हुआ, ना ही किसी की 2 साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। कोई आसिफा हुई इसकी कोई खबर नहीं है। ना तो भागलपुर की तरह भारत की माइनॉरिटीज को मारकर खेतों में गाड़ा गया और उन खेतों में गोभी बोई गई। बांग्लादेश में जो हुआ वो कंडेमनेबल है, मगर यह भी सही है कि वहां हाशिमपुरा मलियाना की तरह घर से माइनॉरिटीज को निकालकर पुलिस की तरफ से मारकर नहर में नहीं फेंका गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो कंडेमेबल है, मगर वहां मुरादाबाद भी नहीं हुआ, जहां ईद के दिन ईदगाह में निहत्थे नमाजियों पर पीएसी की तरफ से सीधे फायरिंग करके सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। वो दिन इसी हफ्ते का ही था, 13 अगस्त 1980। खैर बांग्लादेश में कभी ये भी नहीं हुआ, फिर भी जो हुआ वो कंडेमनेबल है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, भारत में भी नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।